हेलो सब्सक्राइबर एंड व्यूअर्स, आप देख रहे हैं स्टडी टेबल विद एजे और मैं हूं आकाश। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 11th क्लास का चैप्टर 3rd और ये चैप्टर जो है आपका पार्ट 2 है। चैप्टर का नाम एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट और आपका बुक का नाम थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री। तो चैप्टर 3 हम देखने जा रहे हैं पार्ट 2। फर्स्ट में हमने देख लिया था इसका लोकेशन यानी ज्योग्राफी वगैरह हमने पढ़ लिया था और हमने सोर्सेस के बारे में बात किया था। एंड थर्ड हमने हमने अगस्टस के बारे में पढ़ा था। अगस्टस के बाद हम देखते हैं टिबेरियस के बारे में। ओके, तो टिबेरियस जो था वो एक काफ़ी लंबे समय तक जो है एम्परर का रोल प्ले किया था इन्होंने। ये टिबेरियस, उनकी जो मदर हैं लिविया यहीं पर हैं, उनके साथ आप देख सकते हैं। और टिबेरियस के बारे में अगर आप देखेंगे तो ये नेचुरल सन नहीं थे अगस्टस के, और इन्होंने भी जो है प्रिंसिपेट को जो है फाउंड किया था। इन्हीं प्रिंसिपेट का मतलब होता है लीडिंग सिटीजन मतलब थिंक लाइक अ सिटीजन, मतलब इस तरह आप मतलब कुछ भी जो है कुछ भी सोचिए, कुछ भी करिए तो आप सिटीजन्स की तरह से आप सोच सकते हैं, तभी आप कुछ एक अच्छा एम्परर आप बन सकते हैं। तो ये हो गया। साथ ही साथ जो है आप फिर देखेंगे यहाँ पर कि उसके बाद जो है आप देखेंगे यहाँ पर कि काफ़ी समय तक जो है यहाँ पर कोई जो है वॉर वगैरह यहाँ पर नहीं हुआ। मेनली आप देखेंगे कि रोमन को हम जो है 3rd सेंचुरी से समझना शुरू करेंगे। हम जो 3rd सेंचुरी से अगर पहले बात करें तो इसको हम बोलते हैं अर्ली एम्पायर। ठीक है, अर्ली एम्पायर कहेंगे, और 3rd के बाद वाले को हम लेट एम्पायर कहेंगे। ठीक है, हम ये दोनों हम फ़र्क देखते हैं। अर्ली जो है काफ़ी पीसफुल टाइम था और लेट एम्पायर जो था काफ़ी जो है वो एक कॉन्फ्लिक्शंस टाइम था। कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हुए थे, और इससे क्या होता है कि जो रोमन एम्पायर है वो कहीं ना कहीं एक डिक्लाइन फेज की तरफ जाता है। तो हम इसके ऊपर बात करेंगे, और इसमें जो रोल हम देखेंगे सबसे जो बात का आया था वो टिबेरियस का ही हम देखेंगे। टिबेरियस के समय कोई ऐसी लड़ाई ज़्यादा हुई नहीं, कोई एक्सटर्नल जो है वॉर काफ़ी ज़्यादा हुआ नहीं, एक्सटर्नल वॉरफेयर वगैरह भी हुआ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे कि इन्होंने ज़्यादा फर्दर एक्सटेंशन नहीं किया। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि जो फर्दर एक्सटेंशन हुआ भी है यानी कि किसका, अगस्टस के समय का, वो अननेसेसरी है। क्लियर, ये अननेसेसरी है और इसको हमें जो है क्या करना चाहिए, हमें ज़रूरत है इस चीज़ को ज़्यादा हम ना करें, इस चीज़ का एक्सपेंड ना करें। साथ ही साथ क्योंकि इसको ज़्यादा एक्सपेंड करने के लिए आपको ज़्यादा जो है मेजर कैंपेन वगैरह भी चलाना पड़ता है, और इसके लिए इन्होंने जो है करीब हम देखते हैं वेस्ट का जो एरिया था रोमन में, वेस्ट का, वो हम देखते हैं डिसअपियर होने लगा था। क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा वो काम नहीं कर पा रहे थे इन चीज़ों को लेके। तभी हम देखते हैं, क्योंकि इसका हम अगर लोकेशन पूरा समय देखें किसके समय का, टिबेरियस के टाइम का, तो देखते हैं रोमन एम्पायर जो है वो स्कॉटलैंड से लेकर आर्मेनिया की बॉर्डर तक था और सहारा से लेकर यूफ्रेट्स रिवर तक था। यानी कि अगर आप देखेंगे स्कॉटलैंड से आर्मेनिया तक ऐसे, और सहारा से यूफ्रेट्स तक ऐसे, तो सहारा नीचे है और ये ऊपर तक का एरिया। ठीक है, तो ऐसे करके जो है रोमन एम्पायर था। ऊपर के मैप में आपको इजी समझ में आ जाएगा, आप देख लेना, आप देख सकते हो उसको भी जाके। और साथ ही साथ जो है आखिर इसका क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है, देखिए कि इतने बड़े यानी कि करीब उस समय की जो आबादी थी वो 60 मिलियन थी, यानी कि 6 करोड़ की आबादी थी मिड 2nd सेंचुरी में। और इसी अर्बनाइजेशन का जो है आखिर इतने बड़े चीज़ों को आप कैसे संभालेंगे, मतलब कैसे सरकार ने काम करा। सरकार यानी कि हम इसके टिबेरियस की बात करें, गवर्नमेंट ने कैसे इसके काम करा, कि यहीं से अर्बनाइजेशन का कैसे कैसे शुरुआत होता है। कि देखिए इतनी बड़ी आबादी हुई, सब बैठना शुरू हुए, सबको आप एक जगह पर रख पाना जो है, उसी चीज़ को रूल एंड रेगुलेशंस चलाना जो है एक आप प्रोसेस ऑफ द अर्बनाइजेशन का फेज़ आप कहेंगे। ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पर इंपीरियल सिस्टम चलाया गया था, जिसे बोलते हैं साम्राज्यवादी नीति, यहाँ पर चलाया गया था। और कहीं ना कहीं जो है इस इंपीरियल सिस्टम से जो है पूरे रन करने के लिए आपको जो है टैक्स ऑफ द प्रोविजनल कंट्री साइड वगैरह, मतलब हर तरफ से टैक्सेस वगैरह को कलेक्शन की चीज़ें करी गई, कुछ ना कुछ लिया गया। और इसके लिए उन्होंने एक और स्टेट फॉर्म करा टैक्स कलेक्शन के लिए, जिन्होंने बाद में जाके एडमिनिस्ट्रेशन संभाला और राइजिंग टैक्सेस वगैरह लिया, टैक्स वगैरह लेना शुरू करा, एडमिनिस्ट्रेशन उनका बना। तो एक तरीके से हम देखते हैं कि इम्पेरियल जो वर्ड है और इम्पेरियल का जो कंसेप्ट आया वो इसी तरीके से जो है आपके रोमन एम्पायर से आया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हम बात करते हैं द एम्परर गैलेनियस के बारे में, जो 253-68 के बीच में थे। आप ये सब इनको देख सकते हैं इस तरीके से, और यही था थर्ड सेंचुरी का टाइम। ठीक है, थर्ड सेंचुरी का टाइम था। देखिए जैसे ये जो थे, इन्होंने एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर फॉर्म किया जिसमें मिलिट्री कमांडर और कई सारे पावरफुल जो थे इसमें इस एम्परर के साथ काम कर रहे थे। कहीं ना कहीं इन्होंने जो है आर्मीज़ वगैरह को ज़्यादा अपने एडमिनिस्ट्रेशन में रोल दिया। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आर्मी को आप रोल दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप जो है अपने एरिया को एक्सपेंड करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है गैलेनियस जो थे वो पूरे के पूरे एक तरीके से लास्ट तक जाते जाते जो है पूरा एम्पायर जो है एक आर्मी के हैंड में अब चला गया था इनके टाइम में। तो इसी समय आपको सिर्फ ये 2 ही पॉइंट गैलेनियस के बारे में आपके बुक में मिलेगा, और आप लाइन टू लाइन अगर देख रहे हैं तो आपकी मैं बुक से ही मैंने पॉइंट लिया हुआ है, NCERT के बुक से, और क्वेश्चन भी आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको गैलेनियस के बारे में पूछा जाता है, वहाँ एम्परर के बारे में पूछा जाता है, तो तीनों ही जो है किंग के बारे में आप लिख सकते हैं, उन्होंने क्या क्या काम करा वो भी बिल्कुल बताया गया है, आप वो भी लिख सकते हैं। आखिर थर्ड सेंचुरी का क्वेश्चन जो है हमेशा 3 नंबर का पूछा जाता है, तो आप ये भी देख सकते हैं थर्ड सेंचुरी के बारे में। तो यहाँ पॉइंट है, ये टोटल 8 पॉइंट में आपका ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है, ये भी ध्यान रखना है आपने। तो ये देखिए आखिर क्या हुआ था थर्ड सेंचुरी में। थर्ड सेंचुरी में जो है अब एम्पायर जो है वो क्या करने लगा, वो फाइटिंग करने लगा आसपास के एरिया से। ठीक है, करीब हम 2 ऐसे एग्रेसिव डायनेस्टी देखते हैं यहाँ पर 225 में, एक सशानीज और दूसरा देखते हैं हम ट्राइबल्स को लेकर, ट्राइबल्स को लेकर हम देखते हैं। तो आप यहाँ पर देखोगे कि किस तरीके से जो है 225 के टाइम में सशानी और जो है यहाँ पर और ट्राइब्स करीब 15 सालों में सशानियों ने रैपिडली एक्सपेंड करा डायरेक्शन ऑफ यूफ्रेट्स के रिवर की तरफ। और ईरानियन रूलर जो यहाँ पर थे शाहपुर फर्स्ट, उन्होंने क्लेम करा कि 60,000 रोमन आर्मी को जो है हमने डिफीट कर दिया है और उन्हें कैप्चर कर लिया है एंड एनीटॉक में, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पर साथ ही साथ यहाँ पर जो आप जर्मनिक ट्राइब्स देखेंगे जैसे अल्मानी, फ्रैंक्स, गोथस, ये राइन एंड डेन्यूब फ्रंटियर के तरफ बढ़ते चले गए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे। जेंडर लिटरेसी की अगर हम बात करें, तो रोमन में अभी हम जेंडर की बात कर रहे हैं मेनली, फिर हम लिटरेसी की बात करेंगे। ठीक है, तो जेंडर में हम देखते हैं यहाँ का जो फैमिली था न्यूक्लियर फैमिली था, और साथ ही साथ एडल्ट सन जो थे वो अपनी फैमिली के साथ नहीं रहते थे, और स्लेव्स जो थे मतलब दास जो रोम में जो दास है, पहली बार जो वर्ड स्टार्ट हुआ है वो स्लेव का जो स्टार्ट हुआ है दास प्रथा का, वो रोमन एम्पायर से ही शुरू हुआ है। ये फैमिली मेंबर थे। साथ ही साथ हम देखते हैं कि मैरिज में अगर हम वाइफ का देखें तो हस्बैंड की अथॉरिटी जो मतलब उनकी प्रॉपर्टी की अथॉरिटी उनके पास होती थी, लेकिन खुद जो कि वो नेटल फैमिली से जिन्हें प्रॉपर्टी मिला है वो उन्हें नहीं था, मतलब वो उनके हस्बैंड की अथॉरिटी नहीं बनती थी। तो प्रॉपर्टी पे दोनों तरफ से राइट जो था वुमेन्स का होता था। साथ ही साथ हम देखते हैं यहाँ पर डाइवोर्स वगैरह ईजिली लिया जा सकता था, और हम देखते हैं इनका मैरिड टाइम जो है लेट टीन और लेट 20s में हो जाता था, 20 साल से पहले। एज में काफ़ी गैप होता था, जिससे हम देखते हैं कि हस्बैंड और वाइफ जो है इसमें जो एज गैप से इससे डाउट कोई पैदा नहीं होता, जिससे कि डोमिनेशन यहाँ पर होता था। क्यों? क्योंकि एज गैप था, एज गैप से डोमिनेशन होता है, डोमिनेशन बाय देयर हस्बैंड। ओके, अब हम बात करते हैं लिटरेसी के ऊपर। लिटरेसी कुछ अच्छा खासा नहीं था यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो एक कैजुअल लिटरेसी थी यहाँ पर। एक पोम्पई करके जो है हमें एक एग्जाम्पल मिलता है पोम्पई में, जो वहाँ पे हमें काफ़ी जो है वोल्केनिक इरप्शन से हमें जो है कुछ प्रूफ्स मिली है वहाँ पर लिखी हुई चीज़ों के बारे में। और स्ट्रीट ऑफ पोम्पई का जो हमें उसमें पोम्पई के एरिया में हमें एडवर्टाइजमेंट मिलता है, ग्राफिटी कई ग्राफिटीज़ वगैरह मिलता है हमें उस सिटीज़ में। ग्राफिटी मतलब कोई एडवर्टाइजमेंट या कई बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों पर लिखी हुई चीज़ जो हमें मिली है यहाँ पर।
वो भी हमें वोल्केनिक एरप्शन जब हुआ था तो उसमें से सारी चीज़ें जो हैं आसपास हमें उनमें मिली थी। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और इन इजिप्ट वर 100 ऑफ पेपराइज डॉक्यूमेंट फाउंड। और आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में भी कि पेपरीज जो थे एक पेपर होते थे जिससे डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते थे, और ये पेपरीज पेपर इजिप्ट के नाइल रिवर के आसपास होते थे। कल्चर की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो कल्चर भी जो थे काफ़ी डाइवर्सिटी कल्चर था, क्योंकि भाई आप 3 कॉन्टिनेंट में हैं, 3 कॉन्टिनेंट के लोग आपके आसपास हैं, तो भाई डाइवर्सिटी तो होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉप्टिक थे जो कि इजिप्ट में बोली जाती थी लैंग्वेज, और बैरबर जो कि नॉर्थ अफ्रीका में, कैल्टिक जो कि स्पेन में लैंग्वेज बोली जाती थी। ठीक है। इकोनॉमिक एक्सपेंशन के ऊपर अगर हम देखें तो इकोनॉमिक एक्सपेंशन, ये भी एक क्वेश्चन आ जाएगा बहुत बड़ा आपके पास, और ये कम से कम 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इकोनॉमिक एक्सपेंशन बताइए रोमन एम्पायर का। तो हमें यहाँ पर जो प्रूफ मिला है वो हार्बर, माइंस, क्वेरिस, बिग रिवी, कैड, ऑलिव ऑयल फैक्ट्रीज वगैरह, हमें इन सब की फैक्ट्री जो है यहाँ पर मिली है। साथ ही साथ यहाँ पर ऑलिव ऑयल, वीट वगैरह जो है काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करा जाता था। मंगाया कहाँ से जाता था? स्पेन से, गैलिक प्रोविंस से, नॉर्थ अफ्रीका और इजिप्ट से मंगाया जाता था। स्लेवरी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ की इकोनॉमी में, तो इसके बारे में भी जो मैं आपको बता दूँ तो काफ़ी गहरी जो है एक तरीके से अच्छी खासी जो है इकोनॉमी में इन्होंने अपनी इनका इस्तेमाल किया गया था। दूर दराज से इनको लाया जाता था और इनका इस्तेमाल किया जाता था, इनको बेचा जाता था, ख़रीदा जाता था। और तो कहीं ना कहीं जो हम यहाँ पर देखते हैं यहीं पर कि हम अगस्तस के टाइम में 7.5 मिलियन आबादी में से 3 मिलियन स्लेव की आबादी हमें दिखती है। साथ ही साथ जो है स्लेव लेबर जो काफ़ी कॉस्टली होने के बाद इसको सेल्फ ब्रीडिंग कर दिया गया। सेल्फ ब्रीडिंग मतलब उनके बच्चे होंगे, आप उन्हीं को जो है बॉन्ड करवाइए और आप ख़रीदिए, अपनी फैमिली में रखिए और उनको ही आगे तक लेते चले जाइए, उनको रखते चले जाइए। तो एक सेल्फ ब्रीडिंग होती थी। स्लेव ब्रीडिंग में क्या होता है जो है काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता था, लेकिन एक चीपर सब्स्टिट्यूट निकाला गया। चीपर सब्स्टिट्यूट बाद में यही हुआ कि आप एक एज अ पे करिए जितना आपको हो सकता है, जितना टाइम आपको यूज़ करना है आप रखिए, उसके बाद जो है आप उसे छोड़ सकते हैं। तो एक ही अच्छा सब्स्टिट्यूट निकाला गया। आप एक तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं कि रोमन एग्रीकल्चर में ही जो राइटर थे, जो लिखा था, जिसने सबसे पहले कोलोमेला ने, उन्होंने लिखा था कि स्पेन में, उन्होंने साउथ ऑफ स्पेन के बारे में जिन्होंने लिखा था कि लैंड ओनर जितने भी हैं अपने इम्प्लीमेंट्स एंड टूल्स वगैरह जो हैं वो संभाल अपने रखें, और जिससे जो है प्रोडक्शंस में कंटिन्यू वो अपना करें, क्योंकि ये स्लेव्स वगैरह बहुत महंगे हो चुके हैं। तो कभी ना कभी आपको कभी भी ये काम अपने आप से शुरू करना पड़ सकता है। ये बात इन्होंने लिखी थी। फिर हम देखते हैं करीब 10 से 18 घंटे इन्हें जो है काफ़ी ज़्यादा काम पे लगाया जाता था, काफ़ी मेहनत कराया जाता था इनसे। और इसी तरीके से हम देखते हैं कि वाइन्स और ऑलिव ऑयल का जो हमें प्रूफ मिला है, वाइन हमें एक एम्फोरे नाम के कंटेनर से मिला है, और ड्रेसल 20 नाम से हमें जो है ऑलिव ऑयल यहाँ कंटेनर में लाया जाता था। आपके एनसीईआरटी के बुक्स में पिक्चर दे रखा है, मैंने यहाँ पिक्चर पेस्ट नहीं करा है। तो एक ऐसे करके जो है मिट्टी के बर्तन की तरह आपको जो कंटेनर्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दिखेंगे, तो आप उससे समझ सकते हैं। और आगे चलते हैं। काफ़ी ज़्यादा जो एम्पायर में जो रोमन एम्पायर का जो एरिया था, जैसे इटली, सिसिली, फिजम्स, ग्लेली, इन एरिया में क्या होता था, अच्छी खासी जो है उपज पैदा होती थी। कहने का मतलब है स्ट्रैबो पिल्नी के अकॉर्डिंग कैंपेनिया से जो है वाइन आता था, और सिसिली और विजिंसियम से जो है वीट उगाया जाता था रोम के लिए। ठीक है, तो आप यही देखोगे। और साथ ही साथ बहुत सारे जो ट्रांसह्यूमन्स इन ह्यूमन्स को इधर से उधर करा जाता था, तो दान प्रोक्त और चलता ही था, यानी कि स्लेव्स वगैरह। तो साथ ही साथ जो है एज रोमन स्टेट नॉर्थ अफ्रीका की तरफ देखते हैं कि धीरे धीरे ड्रास्टिकली रिड्यूस होने लगा, वहाँ की पॉपुलेशन मूव करने लगी, यानी कि वो जो है माइग्रेट करने लगी। और हम यहाँ पर जो देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ वाटर पावर वगैरह, मेडिटेरियन वगैरह, यहाँ पर वाटर पावर मोस्टली जो है पावर माइनिंग और हाइड्रोलिक माइनिंग टेक्निक यहाँ पर थी। तो होप गाइज आपको समझ में आया हो। ये पार्ट 2 था। अगली पॉइंट जो है हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। होप गाइज आपको समझ में आया हो। कोई भी क्वेश्चन और क्वेरीज हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि इसमें अगर मुझे कुछ और भी चीज़ ऐड करना है तो मैं आपको वो हेल्प कर सकूँ। ओके, थैंक यू।